हाय, कैसे दोस्तों। मैं हूं आपका अपना नन्ना मुन्ना डॉक्टर नवनीत कालराव और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो मैं अक्सर सोचता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ज़िंदगी में अक्सर ऐसा क्यों होता है। मैं बात कर रहा हूं मानसिक रोग प्रॉब्लम्स की। और आखिर ये पेशेंट ठीक क्यों नहीं होते, है ना। ज़्यादातर पेशेंट परमानेंटली ठीक क्यों नहीं होते हैं, और कई लोग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। आज इसमें बताऊंगा कि कुछ तो किस्मत खराब कह लो। हम्म ऐसे कुछ रीजंस हैं, कुछ पेशेंट्स की गलतियां हैं, कुछ हमारे सोशल स्टिग्मास हैं, और कुछ हमारे डॉक्टर्स की गलतियां हैं। ठीक है, तो आज इसी सब पे हम चर्चा करेंगे। अब चाय पे चर्चा तो नहीं हो सकती, कॉफ़ी पे चर्चा कर लेंगे। हालांकि मैं कॉफ़ी भी नहीं पीता हूँ, लेकिन अ, बकवास अगर मैं कम करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले बता दूँ कि इस बार का जो लीवर चेकअप कैंप है, फाइब्रोस्कैन कैंप, वो लगेगा हमारा 3 जनवरी को। और उसी के साथ जो किडनी का टेस्ट है यूएसीआर, जो वो भी उसी दिन कैंप लगेगा, दोनों का एक साथ। तो अगर आपको कराना है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अब काम की बात पे आते हैं कि आखिर देखो, मानसिक रोग में ना सबसे बड़ा ये है कि प्रॉब्लम कि मानसिक रोग खाली पागलपन को मानसिक रोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब भी मानसिक रोग में ही आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को लगता है मानसिक रोग का मतलब बस ये पागल हो गया जी। तो ये स्टिग्मा अभी भी है। हालांकि नो डाउट अब लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, एजुकेटेड लोग अब ज़्यादा हो रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई है। और हालांकि अब वैसे खुद भी इलाज कर लेते हैं एआई पढ़ पढ़ के। और लेकिन पहले डिस्कस करूंगा कि आखिर क्यों नहीं पेशेंट ठीक हो रहे हैं। देखो, सबसे पहला रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अगर मैं कारण की बात करूं तो कुछ रीज़न तो जेनेटिक होते हैं। ठीक है, मानते हैं कि जेनेटिक रीज़न है, कि इस वजह से वो ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा जी, हमारे ब्रेन में केमिकल लोचा इस प्रकार का है कि जो बहुत टाइम लगता है जिसको ठीक होने में। ठीक है, ये तो एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो कुछ साइकेट्रिक में बीमारियां ऐसी हैं जो जल्दी ठीक हो सकती हैं, कुछ में टाइम लगता है, कुछ में ज़िंदगी भर दवाई भी खानी पड़ सकती है। ठीक है, तो पहले ये बता, तो लोगों को लगता है कि शायद एक तो ये होता है कि सोशल स्टिग्मा तो है ही है कि मैं कोई ऐसा हो गया हूँ, मैं कोई पागल हो गया हूँ, मैं जो साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, मानसिक रोग वाले के पास जाऊँ। तो पहला तो ये सवाल सबके मन में होता है, लोग क्या कहेंगे कि हमारा बच्चा साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा है या थेरेपिस्ट को दिखा रहा है, काउंसलिंग ले रहा है ना। तो एक तो मन से ये चीज़ें जो होती हैं लोगों की, इस वजह से वो डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। कई बार इतना लेट जाते हैं कि वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी होती है कि फिर वो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। सच बता रहा हूँ, पेशेंट को है लेकिन वो नहीं जाना चाहते डॉक्टर के पास। वो अपने ही पता नहीं कौन से टोटके करते रहते हैं। और कभी साधु के चक्कर में, तो बाबा के चक्कर में, ये ऊपर की शक्ति है, नीचे की शक्ति है, इन शक्तियों के चक्कर में बहुत लेट जाते हैं डॉक्टर के पास। एक तो ये भी रीज़न है। और तीसरा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट को सही से डायग्नोस ना कर पाना। मैं सच बोलूं तो अगर मैं एक पेशेंट को देखो, कहना बड़ा आसान होता है कि अ, एक इसको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। पता चला उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं है क्योंकि उसकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली गई। वो पेशेंट को एंग्जाइटी नहीं थी, उसको ओसीडी थी। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि पेशेंट को ओसीडी और आपने एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस कर दिया। तो ये कोई इजी नहीं होता टास्क कि पेशेंट को डायग्नोस कर पाना। लगता है बड़ा आसान है ना, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। साइकेट्रिस्ट के लिए आप 3 साइकेट्रिस्ट के अगर पास भेजोगे तो हो सकता है सबकी डायग्नोसिस अलग अलग हो, या 2 की डायग्नोसिस अलग हो, 1 की अलग हो। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप कैसे उसको पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना आसान नहीं होता। हमारे ऐसे अगर पूछो तो फिजिशियन के लिए, ज़्यादातर फिजिशियन के लिए तो 2 ही बीमारियाँ होती हैं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया, पागलपन। ओसीडी भी बहुत मोटा मोटा वो डायग्नोस कर पाते हैं जी। हाथ बार बार धोता है तो ओसीडी हो गई, जबकि ओसीडी बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं जो पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और एक तो ये हो गया कि प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पाते लोग। दूसरा, मैंने ये देखा है कि अगर डायग्नोस हो गया तो मैं एक चीज़ और बोलूँगा, हमेशा बोलता हूँ, किसी भी पेशेंट को डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी भी डिसऑर्डर करने से पहले उसका एक बार कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर कराएं।
ज़रूर कराएं। मुझे एक पेशेंट के फ़ोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो स्पेशली देहरादून से मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई कि डॉक्टर कालरा, हम आपके वीडियो देखते तो आपने एक बार बताया था कि B12 का टेस्ट जरूर कराएं, और कई बार ब्रेन की प्रॉब्लम B12 की वजह से भी हो सकती है। कहते हैं हमने अपने बेटे का B12 कराया, बहुत लो आया, हमने उसको इंजेक्शंस लगवाए और उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया। हालांकि जब B12 फिर लो हो गया, फिर लगवाए, फिर दोबारा से इंप्रूवमेंट आया। कहते हैं कि 50% इंप्रूवमेंट उसका सिर्फ इंजेक्शन B12 की वजह से आ गया, जो कि उसको दूसरी बीमारियां थी, OCD थी, जो भी थी, और एंग्जाइटी थी, बड़ी सारी प्रॉब्लम उस बच्चे को थी। तो उन्होंने बताया कि सर मैं आगे क्या करूं। हालांकि मैंने उनको साइकेट्रिस्ट को रिफ़र कर दिया, अच्छे साइकेट्रिस्ट को। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, किसी भी पेशेंट को ये लेबल करने से पहले इसको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, आप उसका कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, और उसका स्पेशली विटामिन B12, विटामिन D3, सीरम आयरन, हीमोग्लोबिन, ये सब चीज़ें जरूर कराएं, क्योंकि कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से भी पेशेंट के दिमाग पे असर पड़ता है। और B12 तो एक ऐसी चीज़ है भाई, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दे देती है इंसान का, नीचे से ऊपर तक। तो मैं तो सबको बोलता हूँ कि B12 का टेस्ट तो भाई जरूर कराना, चाहे कुछ और कराओ ना कराओ। विटामिन D, विटामिन B12 तो एक तरह का एपिडेमिक फैला हुआ है हमारे हिंदुस्तान में। 70 to 80% लोगों को डेफिशिएंसी है, और B12 ब्लड में नॉर्मल भी अगर आए तो भी भाई वो सिम्टम कर सकता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये 200-250 जो दिखाते हैं ना B12, भैया ये 400-500 से कम नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। चलिए, एक तो ये हो गया कि आप उसको मेडिकली भी जांच कर लें कि इसको और प्रॉब्लम तो नहीं है। हो सकता है वो, अगर आप उसको सप्लीमेंट अगर दें तो हो सकता है उसकी रिकवरी और फास्ट हो जाए। आप अपनी दवाइयाँ तो दे ही रहे हैं। तीसरा ये है कि खाली दवाइयाँ ही सब कुछ नहीं होती हैं, उसके साथ कई बार काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, थेरेपी भी बहुत ज़रूरी होती है ना। चाहे वो CBT है, CBT के अलावा और भी कुछ थेरेपीज़ हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का रोल होता है। कई बार काउंसलिंग ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करती है मेडिसिन से, कई बार दोनों का अगर साथ साथ किया जाए तो काम करती है। पर एक बात कन्फर्म है कि कुछ बीमारियों में इलाज लंबा चलता है, लोगों के पास पेशेंस नहीं होता। जैसे OCD है, स्किज़ोफ्रेनिया, इनके इलाज लंबे होते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी का इलाज हम 4-6 महीने बाद बंद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी बीमारियां, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज काफ़ी लंबा होता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और आज मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ डॉक्टर्स जो मिस यूज़ कर रहे हैं दवाइयों का, स्पेशली कुछ साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ और साइकेट्रिस्ट की, जहाँ पे देखो एक होता है कॉकटेल ऑफ मेडिसिन, कि वहाँ आपने 4-4, 5-5 तरह की एंटी डिप्रेसेंट एक साथ दे रखी हैं। तो ये थोड़ा सा गलत ट्रेंड है। आप 1 या 2 एंटी डिप्रेसेंट दे के काम चल सकता है, उसकी पहले मैक्सिमम डोज दें, है ना। क्योंकि जब आप इतनी कॉकटेल मेडिसिन देते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि इससे क्या साइड इफेक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ा लोचा साइकेट्रिक मेडिसिन में उनके साइड इफेक्ट हैं, सबसे बड़ा लोचा। और इसीलिए कई लोगों को वेट बढ़ जाते हैं, कई लोगों को शुगर हो जाती है, कई लोगों का BP लो हाई होना शुरू हो जाता है। और कई डॉक्टर मैंने ऐसे भी देखे कि जहाँ पे, अगर देखो, जब भी कोई पेशेंट आता है ना हमारे पास, तो हम पहले, जैसे शुगर का भी पेशेंट आता है ना, तो हम पहले शुगर के पेशेंट में भी उसको स्टेज 1, अगर हमें लगता है कि इसको नया नया अभी ये प्रॉब्लम हुई है, तो हम पहले स्टेज 1 की मेडिसिन देंगे। ऐसा नहीं कि मैं सीधा स्टेज 4 की मेडिसिन शुरू कर दूँ, ठीक है। तो साइकेट्री में भी ऐसा ही करना चाहिए कि आप उसको सबसे पहले वो मेडिसिन दें जिसके साइड इफ़ेक्ट कम है, और मेडिसिन की डोज धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। लेकिन कुछ साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं कि सीधा स्टेज 4 की मेडिसिन स्टेज 1 पे ही शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट कई जगह से घूम के जाता है उनके पास। उनको लगता है कि ये कई जगह से घूम के आया है, तो मुझे सीधा स्टेज 4 की मेडिसिन शुरू करूंगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा और पेशेंट तुम्हारे कॉन्फिडेंस में रहेगा, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा गलत ट्रेंड है। क्योंकि कई ऐसी मेडिसिन है साइकेट्री की जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि वो असर जल्दी करती हैं, इसलिए कुछ डॉक्टर उनको जल्दी शुरू कर देते हैं। और पेशेंट को तो खैर ये कोई बताता भी नहीं उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। आपको टाइम टाइम अपना CBC कराना है, आपको अपने BP चेक कराना है, आपको कुछ चीज़ें, देखो पेशेंट को डिटेल बतानी चाहिए, इनके साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं। लेकिन वही बात है कि पेशेंट डर जाएगा आप साइड इफ़ेक्ट बताओगे तो, अगर आप तो। लेकिन मेरे हिसाब से उसका ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए पेशेंट का, नंबर 1, है ना। क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट है, हम शुरुआत उस मेडिसिन से करनी चाहिए जिसके साइड इफ़ेक्ट सबसे कम हो और जो इफ़ेक्टिव हो। तो ऐसी कॉमन मेडिसिन से स्टार्ट करें, ना कि सीधा ऐसी हाई मेडिसिन से, जिससे कि पेशेंट को तो असर आ जाए। ये वैसे ही है जैसे हम किसी अस्थमेटिक पेशेंट को सीधा स्टेरॉइड शुरू कर दें, ठीक है। कि एक डॉक्टर है जो इन्हेलर पे उसको दे रहा है,
तो इन्हेलर से साइड इफ़ेक्ट कम है, आराम आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा वो सीधा ओरल स्टेरॉइड दे रहा है या इंजेक्टेबल स्टेरॉइड दे रहा है, तो आराम एक दिन में आ जाएगा, लेकिन साइड इफ़ेक्ट होंगे ओरल स्टेरॉइड के, है ना। तो ये है, सेम चीज़ वैसे ही सेक्रेटरी में भी है। लेकिन सेक्रेटरी को पेशेंट, सेक्रेटरी की डायग्नोसिस बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इतना आसान नहीं होता सेक्रेटरी के पेशेंट को डायग्नोस कर पाना, सच बता रहा हूँ। और मुझे जब लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं तो अब इसीलिए मैंने अपने बच्चों को साइकेट्रिस्ट बनाया, कि चाहे वो मेरा दामाद है या मेरा बेटी है, मैंने बेटी को इसलिए साइकेट्रिस्ट बनाया था कि भाई आने वाले टाइम में यही प्रॉब्लम ऐसी हैं जो बहुत बढ़ने वाली है, और यहाँ पे पेशेंट की भी बहुत गलतियाँ होती हैं, डॉक्टर्स की भी बहुत गलतियाँ हैं। और अगर आप पेरीफ्री पे देखो, तो मैं जब छोटे मोटे शहरों के जहाँ कस्बे हैं जहाँ पे डॉक्टर नहीं है साइकेट्रिस्ट, तो आलतू फालतू डिग्रियाँ लेके लोग साइकेट्रिस्ट बने हुए हैं और वो पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और आजकल तो ऑनलाइन डिग्रियाँ हर चीज़ की मिल जाती हैं, कोई फेलोशिप करनी है ऑनलाइन ले लो, इसकी ऑनलाइन ले लो। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। जनरली एमडी साइकेट्री डिग्री होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एमडी होता है, या फिर कुछ लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, जो नहीं मिली तो एमडी नहीं मिली तो चलो डिप्लोमा कर लिया उन्होंने, ये है। तो ये मेनली एमडी सेक्रेटरी एक सबसे जो मेजर डिग्री है, सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड डिग्री एमडी सेक्रेटरी है। हालांकि सेक्रेटरी के बाद अब उसके बाद डीएम भी आ गई है, डी एडिक्शन में डीएम कर सकते हो आप, या चाइल्ड एडोलेसेंस में आप डी एडिक्शन कर सकते हो। तो इस तरह से ये फेलोशिप कर सकते हो एमडी करने के बाद। तो ये देख लें कि डॉक्टर एमडी सेक्रेटरी है या नहीं है। एनीवेज, जो आपको ठीक कर दे वो अच्छा डॉक्टर है। और एंग्जाइटी डिप्रेशन तो हम लोग भी आराम से ठीक कर लेते हैं। मेरी बेटी पूछती है, सर पापा मुझे पेशेंट रेफ़र करोगे? मैंने कहा सारे तो मैं खुद ही ठीक कर लेता हूँ, तुझे मैं क्या दूँ? तो बेचारी कहती है, पापा इसका मतलब आप हमें कभी कोई पेशेंट नहीं दोगे, रेफ़र नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं, पहले तुम बड़ी डॉक्टर बन जाओ, पहले इतना तुम वो कर लो, फिर मैं करूँगा। हालांकि वो बहुत अच्छी है अपनी फील्ड में। तो टचवुड, भगवान, मैं तो यही कहता हूँ कि आप खूब पढ़ो, एक्सपीरियंस गेन करो, और सच्चे मन से दिल से आप पेशेंट को देखो, दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करो, ठीक है। और फिर अब पैसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, पैसा अपने आप आ जाता है। तो मैंने तो अपनी बेटी को यही सिखाया है, और मेरे ही कदमों पे चलेगी, मुझे पता है पूरा वो जिस तरह का उसका एटीट्यूड है। तो चलिए, एनीवेज, हर इंसान को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं और अपने बच्चे परफेक्ट लगते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि भगवान किसी को भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम ना दे। मैंने खुद बहुत झेला है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में रहा हूँ, डिप्रेशन की में रहा हूँ, दवाइयाँ खाई हैं, फिर भी मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, 60 साल का होने वाला हूँ, यूट्यूब पे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ अब नया मोटिवेशनल वीडियो की एक श्रृंखला, एक सीरीज़, और उसमें शॉर्ट वीडियोस भी होंगे, लॉन्ग वीडियो भी होंगे, मोटिवेशनल वीडियोस के। अगर आपको लगता है कि मुझे शुरू करने चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी ही सबसे बड़ी मोटिवेशनल है। क्योंकि कहते हैं ना, जो इंसान बहुत ज़्यादा फेलियर को फेस करता है वही मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा अच्छा बनता है। तो चलते चलते इतना ही बोलूँगा, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए वो कुछ नहीं, ये कदम किसी निशान पे गए कुछ नहीं, एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए भाई वो घर गए। तो चलते जाओ, चलते रहना है। लेकिन अगर आपको सफलता ना मिले तो सोचो कि भाई रुको, थोड़ा सोचो, रुकना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि चलते जा रहे हैं, आँख बंद कर, आगे गड्ढा गिर जाएगा तो उसके अंदर। तो चलते चलते ना थोड़ा सा अगर सफलता नहीं मिली, थोड़ा सुस्ता ले, थोड़ा रुक जा, थोड़ा रेस्ट कर, फिर दिमाग में जोर डाल कि आखिर क्या है ऐसा जो तुझे सफलता नहीं मिल रही है और दूसरे इंसान को मिली है। दूसरे इंसान की सफलता को देखो कि आखिर उसने ऐसा क्या किया, तो लोगों से सीखो, ठीक है। कंपीट अपने आप से करो, लेकिन सीखो लोगों से। जो लोग सफल होते हैं उनसे सीखो, पढ़ो, बुक्स पढ़ो, नेट पे पढ़ो, सफलता कैसे मिलती है और सफलता के मायने लेकिन सबके लिए अलग अलग होते हैं, ये मैं बता दूं, है ना। किसी के लिए पैसा मायने है, किसी के लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाना, जैसे मेरे ऐसों के लिए वो मायने है क्या। तो मेरे लिए तो इतना बड़ा मायने ये नहीं रखता। मायने हर एक के लिए, सफलता के मायने अलग अलग हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है क्या आप खुश हो, हैप्पी हो, ये सबसे बड़ा है। सफलता वर्सेस हैप्पीनेस। अगर आप सफलता पा के भी खुश नहीं हो, सब बेकार। चल, थैंक यू वेरी मच, बाय।